Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए. देखिए हमारी वीडियो का एक ही मोटिव है, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट दिया जाए, बिकॉज हम जानते हैं आपका जो समय है वो बहुत ही कीमती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19. जैसा कि आपको पता है कि 1 to 10 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद मिसलेनियस एग्जांपल्स. तो अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो कमेंट बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, पीडीएफ का लिंक भी दिया जिसमें सारे फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी के. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है. शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस आर दिस. ये कह रहा है कि एक वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर ने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है इक्वल एंगल बनाया है. ठीक है, ऐसा ये कह रहा है कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस के साथ उस वेक्टर ने इक्वल एंगल बनाया है. आप मुझे उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के दिखाइए. ठीक है ना. अगर उस वेक्टर ने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बनाया है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि थीटा अल्फा और बीटा, क्योंकि थीटा होता है एंगल विद द एक्स एक्सिस, अल्फा एंगल विद द वाई एक्सिस, एंगल विद द जेड एक्सिस. ये ऐसा उसने खुद का है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, है ना. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. ओ मतलब ओरिजिन होता है बच्चों, है ना. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. तो वो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है इस वेक्टर का वो इक्वल है. अगर थीटा अल्फा और बीटा इक्वल है तो मान लीजिए 30 या कोई भी चीज, तो इसका मतलब तो ये होगा फिर कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी इक्वल होगी. और कॉस थीटा क्या होता है आपके पास एल, कॉस अल्फा क्या होता है एम और कॉस बीटा क्या होता है एन. इसका मतलब एल एम एन तीनों की वैल्यू इक्वल है. और हमें एक रिलेशनशिप पता है एल एम एन में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो यहां पर हम एल लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं. तो हमने एल लिख दिया. नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या हो गया 3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यानी एन की एल की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 प्लस माइनस. और क्योंकि एल एम एन सब बराबर हैं तो एल एम एन की वैल्यू आ गई. और एल एम एन को ही क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस. तो आई होप इट्स क्लियर कि एल एम एन की जो वैल्यू है वो हमें ये शो करके दिखानी थी, यानी डायरेक्शन कोसाइंस हमें लाके दिखाना था. हमें ये दिया हुआ था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल है. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा. आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है. फाइंड डी वेक्टर, यानी आपको एक वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. यानी जो ये डी वेक्टर है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है. अगर ये डी वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है तो आप ये तो बोल सकते हैं ना कि ए डॉट डी इज इक्वल टू 0. बिल्कुल. अच्छा, बी पे भी परपेंडिकुलर है तो बी डॉट डी इज इक्वल टू 0. दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास. और एक उसने खुद दी है कि सी का जब डी के साथ डॉट करा गया तो जवाब आया 15. ठीक है, तो इसका मतलब आपको डी वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला काम डी वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं. तो हमने देखिए एज्यूम कर लिया कि डी वेक्टर है एक्स आई वाई जे और जेड की. ठीक है, अब उसने आपको दिया था कि डी वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन डिराइव हो गए कि डी का ए के साथ डॉट, डी का बी के साथ डॉट 0 होगा. यानी ए डॉट डी या डी डॉट ए की बात होती है. ए डॉट बी डी इज इक्वल टू 0, बी डॉट डी इज इक्वल टू 0. और एक हमें ऑलरेडी गिवन था सी डॉट डी इज इक्वल टू 15. यहां तक कोई प्रॉब्लम. डी वेक्टर हमने एज्यूम कर रखा है. ठीक है, क्योंकि उसने कहा था फाइंड डी वेक्टर, तो हमने एज्यूम कर लिया. और हमसे कहता था डी जो है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ए का डॉट डी के साथ 0 है और बी का डी के साथ डॉट 0 है. और सी डॉट डी कितना है 15. क्लियर हो गई बात. अब देखिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर 3 इक्वेशंस है देखिए. और अगर आपको ये वेक्टर फाइंड आउट करना है तो कितने वेरिएबल मिसिंग है, 3 वेरिएबल मिसिंग है. तो जनरली भी हम आपको ये बहुत बार बताते हैं कि अगर 3 वेरिएबल मिसिंग हो तो 3 इक्वेशंस हो जाए तो बात जरूर बनेगी. तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस है, अभी बनेंगी. इन 3 इक्वेशंस को हम बनाएंगे. उन 3 इक्वेशन की मदद से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी और फिर जाके हमारा जो ये डी वेक्टर है वो कंप्लीट होगा. ठीक है, अब ए डॉट डी, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास डी वेक्टर है, ये मेरे पास ई वेक्टर है. डॉट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ तो 1 हो जाता है. तो 1 इंटू एक्स, 4 इंटू वाई एंड 2 इंटू जेड, यानी आ गया x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0. इसकी इक्वेशन ये बन गई. और b का d के साथ डॉट, b का d के साथ डॉट देखिए 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. और फिर c का, ये देखिए c का d के साथ, c का d के साथ ध्यान से देखिए 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15. तो बिल्कुल वही चीज कर हमने देखिए ये 3 इक्वेशंस बना ली. दोबारा से देख लीजिए a डॉट डी, ध्यान से देखिए ये और ये सिंपल सी बात है. इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये
x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. b डॉट डी, इसका इसके साथ डॉट 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. फिर c डॉट डी, यानी ये दोनों, ये देखिए 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15. हमारे पास 3 वेरिएबल को निकालने के लिए 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं. अब आप इसको सॉल्व करने का अगर मेथड पूछेंगे तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, मैट्रिक्स मेथड, राइट. और डिटरमिनेंट में भी एक मेथड था इनवर्स निकालने का, लेकिन वो फिलहाल के लिए सिलेबस से डिलीटेड था. तो मैट्रिक्स मेथड में आपने एडजॉइंट और वो सब तरीका सीखा है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, राइट. तो हम इसमें दूसरा तरीका अपनाएंगे जो हम पहले भी करते आए हैं. हम 2 इक्वेशंस लेंगे, मान लो 1 और 2, उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि हम यहां कर रहे हैं z को, ठीक है. फिर आप 2 और 3 को ले सकते हैं, उसमें z को एलिमिनेट करेंगे. जब आप x और y इक्वेशन मतलब 1 और 2 इक्वेशन लेंगे और z को एलिमिनेट करेंगे तो x और y में आपके पास एक इक्वेशन आएगी. जब आप इन दोनों को लेंगे, z एलिमिनेट करेंगे तो फिर से x और y में एक इक्वेशन आएगी और उन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. हो सकता है अगर आपका डिसीजन और ज्यादा वाइज हो तो आपको कम काम करना पड़े. तो फिलहाल हम 1 और 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं और 1 और 3 को एलिमिनेट कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले हमने 1 और 3 को लिया, 1 और 2 को, सॉरी, राइट. ये दोनों इक्वेशंस ली हमने 1 और 2, और आपको पता है एलिमिनेशन के लिए अगर आप z एलिमिनेट कर रहे हैं तो 7 को इससे और 2 को इस इक्वेशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. अब आप देखिए ये क्या बन गया, ये क्या बन गई इक्वेशन, 7x प्लस 28y प्लस 14z, और ये बन गई 6x माइनस 4y प्लस 14z इज इक्वल टू 0. साइन हमने चेंज कर दिए, राइट. 7x में से 6x गया x और ये आ गया आपके पास प्लस 32, ये आपके पास कट गया. x और y में एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4, ठीक है. अब हमने यहां लिया है 1 और 3, कि ज्यादा फिजिबल रहेगा. आप देखिए लेने को आप 2 और 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. तो हमने यहाँ लिया 1 और 3, तो ये 1 और 3 हमने ली. अब हम z को सेम करना चाहते हैं, तो ये देखिए 4 है, यहाँ 2 है. करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई, बट जरूरी क्या है, देखिए अगर आपने इसको 4 बनाना है तो सीधी सी बात है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो. तो इस इक्वेशन को हमने पूरी को 2 से और इसको 1 से करा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब जब हमने साइन चेंज करे तो बढ़िया बात ये हुई कि x भी एलिमिनेट हो गया और z भी एलिमिनेट हो गया, और मजे की बात ये थी कि हमारे पास डायरेक्ट y की वैल्यू आ गई, है ना. तो अगर आपका डिसीजन थोड़ा सा वाइज हो जाएगा तो आपका काम और कम हो जाएगा. और ऐसा भी हो सकता था यहाँ एक्स वाई में इक्वेशन बन जाए. अगर यहाँ एक्स वाई में इक्वेशन बनती तो आप इन दोनों में एलिमिनेशन लगाकर जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते. बट फिलहाल हमारा काम थोड़ा इजी हो गया, वाई की वैल्यू आ गई. अभी जो वाई की वैल्यू आई है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की आ जाएगी, वाई की आ जाएगी. इन तीनों में से किसी में भी पुट कर देना, जेड की वैल्यू आ जाएगी. और एक बार एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट. चलिए देखते हैं आगे इसको. तो आप देख सकते हैं डियर, ये हमने इक्वेशन ली, इसमें y की वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 160/3, और x और y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी. आपको x y z नहीं निकालना था, x y z आपकी असम्पशन थी. आपको क्या करना था, d वेक्टर निकालना था. तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है, 160/3i माइनस 5/3j एंड 70/3k, राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, दिस वन, विद द यूनिट वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि स्केलर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, विद द यूनिट वेक्टर. अब वो यूनिट वेक्टर कहां से लेना है, अलोंग द सम ऑफ वेक्टर, यानी पहले इन दो वेक्टर का सम करो, वो जो वेक्टर निकलेगा उसका यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करो, उसका डॉट इसके साथ इक्वल टू 1 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो हमें फिलहाल क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि जो ये वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सी वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट आपको कितना दे रखा है, 1. और यहां पर जो ये सी वेक्टर है कैसे आ रहा है, इन दोनों के सम से आ रहा है. तो इन दोनों का सम कर दीजिए. देखिए कैसे सम होगा, आई वाला आई में प्लस होगा, है ना. तो 2 प्लस लैम्डा आई 6j और ये आ जाएगा -2k. ये आपका सी वेक्टर क्रिएट हो गया, ये देखिए, है ना. 2 प्लस लैम्डा आई 6j -2k. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके ही आ गया. अब आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. हमने इसे थोड़ी देर के लिए एमलेट कर लिया अभी, क्योंकि काफी बड़ा सा है, तो हमने इसको एमलेट कर लिया इस पूरे मैग्नीट्यूड को. तो इन सभी को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन m 6/m, और ये इस तरीके से आ गया. अब ये यूनिट वैक्टर आ गया. इस यूनिट वैक्टर का इस वैक्टर के साथ डॉट, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का डॉट निकालना है ना, यही बोला है ना उसने. तो यहां पर है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई जे के तो गायब हो जाते हैं. तो क्या आएगा, 1 × 2 में 2 प्लस लैम्डा m, ये देखिए, और 6/m को 1 से करेंगे, से -2/m को 1 से करेंगे.
इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा था 1, तो क्या किया हमने, ये वेक्टर था यूनिट वेक्टर और ये था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, इज इक्वल टू 1। तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, m यहां पर एलसीएम आ गया, तो m एलसीएम लेने के बाद आ गया 2 प्लस लैम्डा, 6 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास 4 अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू m। तो आपके पास आ गया 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू m। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए m को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम m को रिप्लेस करके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये देखिए 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू m। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज ओपन कर दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्लियर। अब ये सारी चीजें आप उधर ले जाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा। 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा अगर माइनस करेंगे तो 8 लैम्डा, और ये 44 में से आप 36 माइनस करेंगे 8, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मुश्किल नहीं है बट ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, ए सी पर भी है, बी सी पर है, ए सी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इज 0, ए डॉट सी इज ऑल्सो 0, बी डॉट सी इज ऑल्सो 0, और ये भी कह रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, पता नहीं क्या है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। शो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है आर वेक्टर थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आर वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए बी सी, मतलब इस वेक्टर का a के साथ जो एंगल है और इस वेक्टर का b के साथ जो एंगल है और इस वेक्टर का c के साथ जो एंगल है वो तीनों इक्वल है। और अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर वेक्टर और a वेक्टर के बीच में, तो आप कोई भी फॉर्मुला इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट वाला भी और क्रॉस वाला भी, पर ज्यादातर हम डॉट वाले के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब आर वेक्टर और a वेक्टर में एंगल निकालने के लिए हमें कॉस थीटा वाले फॉर्मुले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेम इसमें और सेम इसमें, है ना। आपको क्या शो करना है कि आर वेक्टर का ए के साथ जो एंगल आ रहा है, आर वेक्टर का बी के साथ जो एंगल आ रहा है और आर वेक्टर का सी के साथ जो एंगल आ रहा है, 3 ऑफ देम आर इक्वल, ठीक है। हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं। हमें इन तीनों के डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, क्योंकि हमें कहा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है और सी डॉट ए 0 है। इसके अलावा हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्लियर है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमने यहां पर फिलहाल a प्लस बी प्लस सी वैक्टर को क्या ले लिया, आर वेक्टर। और अभी हमने आपको बताया कि बेसिकली हम आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास एंगल ऑफ आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल रही हूं, मैंने नाम दिया कॉस थीटा 1, ठीक है। आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हैं एंगल। अब आर वेक्टर को ऊपर आप अभी ओरिजिनली रख दीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दी। तो आर वेक्टर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब उसका ए के साथ डॉट निकालना है, तो ए का ए के साथ डॉट करते हैं तो क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये आ गया बी डॉट सी और ये आ गया सी डॉट ए। हमने गिवन में देखा है कि बी डॉट ए इज 0, सी डॉट ए इज 0, तो ये दोनों 0 हो गए। क्या रह गया, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर अपॉन आर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये जो है एक इससे कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आपके पास कॉस थीटा 1 कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड आर। अगर थीटा 1 की वैल्यू निकालोगे तो आ गई कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड आर। ये तो अभी एक एंगल निकला है हमारा आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, ये एंगल निकल गया आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, राइट। सिमिलरली हमें आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ निकालना है, सेम प्रोसीजर है, कॉस थीटा 2 आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर को हमने पुट कर दिया, क्लियर। और डिनोमिनेटर को मत छेड़िएगा अभी फिलहाल। और आपके पास बी मैग्नीट्यूड, सॉरी बी को इससे मल्टीप्लाई करिए, आ गया ए डॉट बी, आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आ जाएगा सी डॉट बी। नाउ ए डॉट बी इज 0, सी डॉट बी 0, क्या बचेगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन दिस। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। अब बचा कहेगा मैम ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है बच्चों, क्योंकि आपको एक और चीज दे रखी थी कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी आप मैग्नीट्यूड बी को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ए लिख सकते हो। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया। तो अगर आप थीटा 2 निकालोगे तो वो कितना आ गया, कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड आर। तो आप बताओ थीटा 1 की जो वैल्यू आई है वही थीटा 2 की आई है कि नहीं आई। इसका मतलब आर वेक्टर ने जो एंगल ए के साथ बनाया था वही बी के साथ बनाया, बिल्कुल सिमिलरली आर वेक्टर का सी के साथ, ठीक है। तो आर डॉट सी अपॉन आर का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, ये हमने आर वेक्टर लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट सी कितना आएगा 0, बी डॉट सी कितना आएगा 0, सी डॉट सी कितना आएगा, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये इससे कट हो जाएगा तो सी मैग्नीट्यूड अपॉन आर मैग्नीट्यूड। नाउ सी मैग्नीट्यूड को आप क्या लिख सकते हो, ए मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। इसका मतलब जो थीटा 3 आएगा वो भी सेम आएगा, है ना, इसको आप ए मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो क्या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इक्वल है, इसका मतलब आर वेक्टर जो भी था उसने ए के साथ जो एंगल बनाया
बी के साथ जो एंगल बनाया और सी के साथ जो एंगल बनाया, तीनों क्या है, इक्वल। तो बढ़िया तरीके से इसको प्रेजेंट करिएगा, साफ सुथरे तरीके से, और ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। इजी एक्सरसाइज वेक्टर की मिसलेनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन मैं मानूंगी जरूर, जैसे कि 12 हो गया या 14 हो गया या थर्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें कुछ थोड़ा सा आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप वेक्टर चैप्टर में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। देखिए, एक तो वेक्टर चैप्टर की अपनी खुद की वेटेज है, और जो वेक्टर चैप्टर है वो 3 डायमेंशनल के लिए पूरा बेस देता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a b आर परपेंडिकुलर। और a वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, b वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है, वो तो हम नहीं ले रहे वैसे भी उसको जीरो वेक्टर। तो a और b अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसने हमें ये बता दिया कि a डॉट b जीरो है ना। तो a डॉट b इसने जीरो बता दिया, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। दो तरीके हैं, a वेक्टर को इस पूरे से, b वेक्टर को इस पूरे से, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a वेक्टर अगर सेम वेक्टर से इनटू होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर। पढ़ा तो है हमने, a मैग्नीट्यूड सॉरी a वेक्टर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेम, ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। बट सिंपल अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, a को पूरे ब्रैकेट से प्लस b को पूरे ब्रैकेट से। अब a को a से करेंगे तो क्या आएगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज a डॉट b, दिस इज b डॉट a, दिस इज b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको बताया था ना कि a और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a डॉट b जीरो है और b डॉट a डॉट b, डॉट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट। तो a डॉट b भी जीरो है, b डॉट a भी जीरो है, इसका मतलब a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ये वाली जो चीज थी वो इसके इक्वल आ गई, और यही आपको शो करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके 3-4 जो एमसीक्यूज हैं बहुत बढ़िया हैं, और ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल भी आ सकते हैं विदाउट एमसीक्यूज, राइट। तो आप इसको एक प्रॉपर क्वेश्चन की तरह ही डील करिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b, और ये भी दे रखा है कि a डॉट b या तो ग्रेटर है या इक्वल है, इसको ऐसे ही रीड करते हैं, राइट, ग्रेटर या जीरो के इक्वल है, तब थीटा की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है। देखिए, अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। cos थीटा का हमारा फॉर्मूला है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि cos का जो आंसर होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन एक बात उसने क्लियर कर दी कि जो a डॉट b है या तो वो जीरो है या वो जीरो से बड़ा है, क्लियर कर दिया उसने, यानी नेगेटिव पोर्शन तो काट ही दिया उसने। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ही नहीं तो आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज कॉस का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ये उसने खुद रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि a डॉट बी पॉजिटिव है ना, क्योंकि उसने बोल दिया ये पॉजिटिव है। और अगर a डॉट बी पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड तो वैसे ही पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, तो अगर ये होल आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉस थीटा नेगेटिव यानी एंगल नेगेटिव नहीं होगा। और पाए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो सी और डी ऑप्शन आपके सबसे पहले कट गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। तो आपको ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, अगर a डॉट बी जीरो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर cos थीटा 0.something जीरो हो गया। अगर cos थीटा जीरो है तो थीटा कितना होगा, 90, यानी वो ऑप्शन लीजिए जिसमें थीटा की वैल्यू 90 है। तो ऑप्शन ए भी कट गया। क्यों कट गया, बिकॉज यहां लिखा है कि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, बट हमें पता है कि अगर a डॉट बी जीरो होगा तो थीटा 90 आएगा, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। और श्योरिटी के लिए हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ले ली कि cos थीटा का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, 1, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो मतलब इसका आंसर 0 डिग्री भी आएगा, 90 डिग्री भी आएगा, और इसके इन बिटवीन भी आ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि इसमें लिख रखा था 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 और π/2 को इंक्लूड नहीं कर रखा था, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो हमारा 0 और π/2 भी आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेट a एंड b बी 2 यूनिट वैक्टर। अच्छा, अगर ये यूनिट वैक्टर है तो फिर इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो ठीक है, एंगल का हमें इस्तेमाल करना है। देन a प्लस बी इज अ यूनिट वैक्टर, और ये भी दे रखा है कि a प्लस बी यूनिट वैक्टर है, आपको थीटा ही बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है कि a और b यूनिट वैक्टर है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, और हमें ये भी दे दिया कि a प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वैक्टर, मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, विच इज मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। नाउ मैग्नीट्यूड a कितना है, 1, मैग्नीट्यूड b कितना है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 वहां जाके माइनस होगा, -1, तो a डॉट b की वैल्यू आ गई -1/2। बस हमें यही चाहिए थी, क्योंकि एंगल निकालने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और a डॉट b चाहिए होता है, तो वही हमें जरूर निकालना था, तो वो हमारा इस इंफॉर्मेशन से निकल कर आ गया। तो चलो अब उसको यूज करते हैं।
तो हमने यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला लिखा। अब a डॉट b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2, मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b दोनों 1 थे, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है ना। अब -1/2 नेगेटिव को बाहर रखें तो 1/2 कब आता है, cos 60 डिग्री पर। अब हमें जो थीटा निकालना है, जो ऑप्शंस में है उसमें कहीं भी नेगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, और ये नेगेटिव अंदर भी नहीं जाता कॉस में। तो आप बताइए कॉस सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसको अभी फिलहाल ये माइनस कॉस थीटा है, अगर आप इसको कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि माइनस कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। तो माइनस कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 2 पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू कंपेयर करके कितनी आ गई, 2 पाई बाय 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कहने को ये एमसीक्यूज हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी चीज इस्तेमाल होगी, डॉट के बारे में भी और क्रॉस के बारे में भी। तो सबसे पहले अगर आप याद करें, क्रॉस में हमने आपको ऐसा कुछ एक सर्कल सा कराया था और आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। देखिए आई का जे के साथ क्रॉस के होता है, ठीक है। देखिए एरो ध्यान दीजिएगा, आई का जे के साथ क्रॉस के होगा, जे का के के साथ क्रॉस आई होगा, और के का आई के साथ क्रॉस जे होगा। लेकिन अगर आप उल्टा चलते हैं, लाइक के का जे के साथ क्रॉस तो माइनस आई होगा, जे का आई के साथ क्रॉस तो माइनस के होगा। तो बस इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा, आई एज इट इज, जे क्रॉस की, ध्यान से देखिएगा, जे क्रॉस की एरो बिल्कुल ठीक है तो आई आ गया, जे एज इट इज। आई क्रॉस की, देखिए आई क्रॉस ए उल्टा जा रहा है तो माइनस जे आ गया, के एज इट इज। आई क्रॉस जे एरो बिल्कुल ठीक है, इसी तरफ है तो के आ गया, ठीक है ना। आई जे को छोड़कर दूसरा वाला आएगा, क्लियर। अब हमें पता है आई का आई के साथ डॉट 1 होता है, माइनस कॉमन ले लीजिए, जे का जे के साथ डॉट 1 होता है, के का के साथ डॉट 1 होता है। तो 1 से ये -1 कट गया और हमारे पास ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। आपको दिया हुआ है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, और आपको ये भी दे रखा है कि ए डॉट बी। देखिए ए डॉट बी पहले एक नंबर आता है, उसका मैग्नीट्यूड लगाना ना लगाना एक ही बात है, क्योंकि नंबर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे आप। तो ए डॉट बी बेसिकली वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये तो इस्तेमाल होता है साइन थीटा वाले फॉर्मूले में, और ये इस्तेमाल होता है कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में। तो कह रहा है कि आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने दोनों फॉर्मुलेज लिखे यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे उसने ये वाली चीज इसके इक्वल दी है तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये वहां चला गया, ऐसे इसकी वैल्यू निकाल ली, ये वहां चला गया। अब उसने मुझे दिया है ये वाली चीज इसके इक्वल, ऐसा ही कहा है ना उसने, इसको आप मैग्नीट्यूड भी लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये ऑलरेडी एक स्केलर नंबर है। तो उसने मुझे कहा ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन भी इसके इक्वल होगा। अब चलो ये वाले मैग्नीट्यूड यानी कांस्टेंट अगर हम इसको काट दें तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसमें cos और साइन की वैल्यू बराबर होती है, वो होती है 45 डिग्री। बिकॉज cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो सच में टाइम सेविंग्स लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए जिस भी तरीके से, बिकॉज आपका एक लाइक कमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। और अगर आप हमें किसी भी तरीके की सजेशंस दे सकते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आकर अपनी सजेशंस जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।